नमस्कार और स्वागत है आपका फायदे की बात में, जहां पैसों की समझ की बात होती है, आसान भाषा में। मैं हूं राहुल और हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपकी पैसे की समझदारी को बढ़ाने में मदद करते हैं। चाहे आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हो या अपना पोर्टफोलियो और बेहतर बनाना चाहते हो, हमारे साथ जुड़े। यहाँ बात होगी प्रॉफिट्स की, रिस्क की और उन आसान तरीकों की जो आपके फाइनेंशियल जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज हमारे साथ हैं वंस अगेन गोपाल भाई, जो कि एक हेलो। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। तो हम इनसे आज के एपिसोड में डिफरेंट टाइप की जानकारियां लेंगे। तैयार हो जाइए नए एपिसोड के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात नहीं होती, फायदे की बात होती है। गोपाल भाई, स्वागत है शो में। नमस्कार सर। तो गोपाल भाई, आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत लोगों को पता है लेकिन क्लियरली किसी को नहीं पता होता। ठीक है ना? और ये मेनली एंट्री लेवल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है म्यूचुअल फंड। सुना सबने है, एड्स बहुत आते हैं टीवी पर, और लोग बातें भी बहुत करते हैं, मैंने देखा इन्वेस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती। तो आज हम आपके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि पहले ये बताइए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, और ये शेयर्स या बॉन्ड्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से कैसे अलग है। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक पूल होता है हम्म। जिसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स अपना अमाउंट डालते हैं। वहां पे एक हम्म। पोर्टफोलियो मैनेजर और उसकी पूरी टीम होती है जो उस फंड को मैनेज करती है। वो पोर्टफोलियो मैनेजर इस जो पैसा हमने आपने अलग अलग इन्वेस्टर्स ने उसमें डाला है, उसको स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं ताकि आपका बेनिफिट हो सके। म्यूचुअल फंड बेहतर कैसे है एक इन्वेस्टमेंट इनटू डायरेक्ट स्टॉक्स या डायरेक्ट बॉन्ड्स से? एज अ लेम इन्वेस्टर, अगर आप बेसिकली अपना पैसा एक किसी प्रोफेशनल को दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर कर पाएगा, क्योंकि उसको मार्केट की ज्यादा समझ होगी, उसको स्टॉक्स की ज्यादा समझ होगी, उसको बॉन्ड्स की ज्यादा समझ होगी कंपेयर टू जो हम लोगों को है। तो म्यूचुअल फंड इसलिए बेहतर होता है किसी भी स्टॉक, डायरेक्ट स्टॉक खरीदने से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना पैसा एसआईपी के थ्रू एक किसी फंड में लगाया। हर महीने हम्म। 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हम्म। हम्म। उस केस में क्या होगा कि पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि मेरे पैसे को सही से इन्वेस्ट करे, कौन से स्टॉक में लगाना है, कहाँ लगाना है। किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मिनिमम 25 से लेके 50-100 स्टॉक तक होता है। तो मेरे हम्म। 10,000 रुपए में मैं उस 50 या 100 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। वेयर एज अच्छा। अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट मार्केट में जाता हूँ, तो 10,000 रुपए में शायद मैं दो चार 10 स्टॉक ही खरीद पाऊँ। करेक्ट। तो करेक्ट। डाइवर्सिफिकेशन के मामले में म्यूचुअल फंड बहुत आगे होता है डायरेक्ट स्टॉक खरीदने से या डायरेक्ट बॉन्ड खरीदने से, एज एक कॉमन इंसान के लिए। ओके। ओके। अच्छा, जब हम ये म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो जैसे किसी भी बात करते हैं, तो लोग कहते हैं उनको ना समझ में नहीं आता कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता कैसे है। मतलब कुछ कमीशंस होती हैं, हम बैंक से लें, कहाँ से लें, एनएवी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है। लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक हम्म। डायरेक्ट, एक रेगुलर। डायरेक्ट का ओके। मतलब ये है कि आप म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्ट खरीद रहे हैं बिना किसी एडवाइस के। रेगुलर का मतलब ये हुआ कि आप रेगुलर मार्केट से खरीद रहे हैं, रेगुलर अपने एडवाइजर से खरीद रहे हैं, बैंक से खरीद रहे हैं, या किसी से भी हम्म। खरीद रहे हैं, पर उसमें एडवाइस जुड़ी होती है। वो आपको हम्म। शायद बेहतर गाइड कर सकते हैं। अगर आप पहले टाइम के इन्वेस्टर हैं या कॉमन इन्वेस्टर है जिसको समझ नहीं है मार्केट के बारे में, तो उसको एडवाइजर के थ्रू जाना चाहिए रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ओके। ओके। एनएवी क्या होती है, एनएवी, और कैसे में। रिटर्न एनएवी अगर। बेसिकली वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम एक यूनिट खरीदते हैं म्यूचुअल फंड का। अच्छा, वो प्राइस होता है। और रिटर्न्स मतलब कैसे मिलते हैं, अगर एक मतलब। कि एक जो नया फंड आता है उसकी एनएवी 10 रुपए होती है। तो अगर उसका एक यूनिट खरीदना है तो हमको 10 रुपए पे करना पड़ेगा। मतलब समझ लें कि एक रिटर्न तरीके कैसे से स्टॉक रिटर्न वैल्यू जैसे। कैसे रिटर्न कैसे बनता है म्यूचुअल फंड का, वो मैं आपको बताता हूँ।
हम्म। एक पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर एग्जांपल उसने आपने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, उस 1 लाख के बदले में आपको 100 यूनिट मिले। ओके। उस उस फंड में डिपेंडिंग ऑन द फंड, म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा वो उसमें स्टॉक खरीदेगा या बॉन्ड्स खरीदेगा। उस हम्म। बॉन्ड्स का प्राइस जैसे बढ़ेगा या उसमें जैसे इंटरेस्ट आएगा या स्टॉक्स का प्राइस जैसे बढ़ेगा, तो आपका राइट। एनएवी भी बढ़ेगा। तो आपको अच्छा। रिटर्न, वो जो स्टॉक का प्राइस एप्रिसिएशन होता है या बॉन्ड्स का एप्रिसिएशन होता है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलता है। अच्छा। ओके। ओके, चलिए, थैंक यू, ये तो अच्छी क्लैरिटी दे दी आपने इसके अंदर। राइट। अच्छा, अब एक चीज़ और है, म्यूचुअल फंड जैसे आपने बोला डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी बहुत तरीके के होते हैं, इक्विटी, डेट वगैरह, हाइब्रिड, क्या क्या नहीं होता। ठीक है। तो एक नॉर्मल आदमी अगर किसी को खरीदना हो, इन्वेस्ट करना हो, उसे कैसे पता चलेगा कि उसके लिए क्या सही है? देखिए, म्यूचुअल फंड बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी, एक डेट। हम्म। इक्विटी के अंदर सब कैटेगरी है कि वो लार्ज कैप बेस्ड है, वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, हाइब्रिड है। वैसे ही इन केस ऑफ डेट वहां पे होता है शॉर्ट टर्म फंड है, लॉन्ग टर्म फंड है, इनकम फंड है, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है, वो डिफरेंशिएशन है। जिसका थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट हो वो इक्विटी में जा सकता है, और लॉन्ग टर्म होराइजन हो एटलीस्ट 3 साल प्लस का, वो ओके। इक्विटी में जा सकता है। जिसका शॉर्ट टर्म होराइजन हो वो डेट में जा सकता है, या जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत कम हो। अच्छा। बट कोई भी फंड, मेरा ये कहना है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो कोई भी हम्म। फंड चूज करने से पहले आप अगर अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से या आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है उससे अगर आप कंसल्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। वो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको फंड एडवाइस करेगा। ओके, मतलब एडवाइस लेना इन जनरल भी ज़्यादा बेटर होता है जब तक आप बहुत ही एक्सपर्ट ना बन जाओ। करेक्ट, करेक्ट। ओके। ओके। वो किसी ओके। का प्रोफेशन है, तो उस अच्छा। प्रोफेशनल आदमी से ही कंसल्ट करना हमेशा बेटर रहेगा। वो आपके फायदे की ही बात करेगा, जैसे इस प्रोग्राम का नाम है फायदे की बात। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल, फ़ायदे की बात तो करनी ही चाहिए क्योंकि हम भी फ़ायदे की बात ही कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो सिप सुनते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है? ये क्या होता है और ये मतलब क्यों इसको बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये सिप करो, ऐड भी बहुत आता है। सिप क्या होता है? बेसिकली सिप बेसिकली क्या होता है? सिप का जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हुँ। उसमें क्या करता है एक इंसान, हर महीने, हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके पैसा अपना एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डाल सकता है। सिर्फ म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, सिर्फ इंश्योरेंस में भी हो सकता है, सिर्फ एफडी में भी हो सकता है। सिर्फ हुँ। उसको इसलिए कहते हैं। हुँ। सिर्फ आप अगर म्यूचुअल फंड में करते हो, बेसिकली आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल लो, हर वीक थोड़ा थोड़ा पैसा डाल लो, या हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल लो। हुँ। हुँ। उससे क्या होता है कि आप मार्केट, जो भी आपकी एनएवी है, आप उसको एवरेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज मार्केट 25,000 निफ्टी है। हुँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कल को या आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद ये मार्केट 40,000 या 50,000 निफ्टी पे होगा। पर ओके। उस 4-5 साल में उतार चढ़ाव भी होते रहेंगे कि 25,000 से हो सकता है 24,000 भी चला जाए, 22,000 भी चला जाए, और 25,000 से बढ़ के 36,000, 38,000, 40,000 भी चला जाए। तो हुँ। ऑन एन एवरेज जब हम हर महीने खरीदते जाते हैं तो हमारा जो यूनिट्स हमको एलोकेट होता है वो एवरेज आउट हो जाता है इन द ओके। लॉन्गर रन। तो उससे हमारा लॉस का चांसेस कम होता है, और हम धीरे धीरे पैसा करके डिप्लॉय करते हैं, तो हमको एक एवरेज एनएवी पे यूनिट्स मिल जाते हैं, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अ पर्सन हु इज पुटिंग मनी एवरी मंथ। अच्छा। ओके। ओके। उसको तो मार्केट को मतलब टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ ऑटोमेटिक उसका पैसा हर महीने इन्वेस्ट कर देता है, ऊपर के मार्केट पे या नीचे के मार्केट पे, जैसा भी होगा। ओके, तो मतलब मार्केट और ऊपर जा करेंटली रही है देखा या जाए नीचे जा रही है, आप हर समय खरीद रहे हो? और करंटली देखा जाए तो इंडिया में जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी है वो बहुत काफी इंक्रीज हुई है पिछले 4-5 साल में। करंटली ओके। अराउंड 26,000 करोड़ की एसआईपी बुक म्यूचुअल फंड्स के पास है हर महीने। तो 26,000 करोड़ रुपए हर महीने मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है थ्रू एसआईपी। थ्रू एसआईपी, जो थ्रू कि काफ़ी एसआईपी बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा अमाउंट है। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा, एक बात और है, जब भी जैसे कोई म्यूचुअल फंड बेचता है या उसकी स्टेटमेंट देखता है, ठीक है ना? तो उसमें कई चीज़ें दिखती हैं, जैसे एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड,
ठीक है? ये क्या चार्जेस होते हैं और ये मतलब जो रिटर्न्स होते हैं हमारे, उनको कितना इफ़ेक्ट करते हैं ये? एग्जिट लोड बेसिकली होता है कि ज्यादातर फंड्स में 1 साल का होता है, 1% का, कि अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट कर रहे हैं तो आपको हुँ, एक हुँ। परसेंट का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अच्छा। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो फंड को मैनेज करने के लिए जो चार्जेस म्यूचुअल फंड लेता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो, जो मैक्सिमम केस में 2.25% हो सकता है। अच्छा, 2.25%, ठीक है। तो ये हमारे, ये जो हमारे रिटर्न्स होते हैं, उनको मतलब घटा देती है या बेटर जो रहता है भी इन्हें रखना क्या? जो सी जो एक पोर्टफोलियो मैनेजर अपनी टीम के साथ उस फंड को मैनेज कर रहा है, वो अपना हुँ, एक्सपेंस हुँ। उसमें से निकालता है। तो राइट, उतने, दैट फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मैंने बोला 2.25%, तो किसी फंड का अगर 2.25% है तो उतने से ही आपका रिटर्न कम हो जाएगा। अच्छा, ओके, ओके। पर वो उनका बेसिकली प्रोफेशनल वो है। दूसरी चीज ये है, म्यूचुअल फंड जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो गोल क्या होता है कि हमको मार्केट को बीट करना है। हुँ, हुँ। मार्केट जो भी रिटर्न्स है, एक्टिव म्यूचुअल फंड मार्केट जो भी रिटर्न्स है उनको बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा, तो अगर वो मार्केट को बीट कर रहा है और 2 सवा 2% का एक्सपेंस ले भी रहा है, तो भी आपका रिटर्न मार्केट से ज्यादा आएगा। अच्छा। मतलब ओके, ओके। तो मतलब जो क्योंकि भी कोई भी अगर डेफिनेशन, आपकी हेल्प करेगा, तो वो आप अपने कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस चार्जेस लेगा बिल्कुल ही आगे। बिल्कुल, वो प्रोफेशनल फीस ले रहा है बेसिकली आपके पैसे ओके, को इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, ओके। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बिल्कुल। चीज़ और भी थी इसके अंदर, जब हम मतलब फंड लेते हैं, मतलब मैं, तो मान लीजिए मुझे फंड लेना है, ठीक है, मुझे हम्म, कुछ खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं कुछ इस तरह की बातें कर रहा हूँ, जैसे लोग कहते हैं भाई कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है, फंड हाउस की इमेज कैसी है, डाइवर्सिफिकेशन कैसी है, ये सब पढ़ा है मैंने ऐसा। तो क्या मतलब आपका क्या कहना है इस बारे में? बेसिकली हमको देखना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम्म, कि मेरा रिस्क एपेटाइट इक्विटी का है या नहीं है, कि कल को मार्केट नीचे चला गया या मेरे इन्वेस्ट करने के 2 महीने बाद मार्केट नीचे चला गया और मेरे 1 लाख की वैल्यू 90,000 रह गई, तो मुझे कोई हम्म, घबराहट तो नहीं हो रही उसमें। तो पहली चीज तो हमको ये देखना चाहिए कि भैया हमको इक्विटी में जाना है या डेट में जाना है। तो ये तो आप बता रहे हो कि 1 लाख की 90,000 रह गई तो आदमी को घबराहट होगी नहीं नहीं होगी। नहीं, वो रिस्क, अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है कि आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और आपको 5 साल तक पैसा नहीं चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा 5 साल में। 5 साल में अच्छा, आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 13-14% का एनुअलाइज रिटर्न आता रहेगा। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म होराइजन, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपने फंड लिया, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 6-7% एफडी का मिल जाता है, तो मुझे उससे ज़्यादा ही मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि 1 साल बाद आप देखें तो कम हुआ हुआ है आपका अमाउंट। हमेशा हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। शॉर्ट, मैं एक बहुत लेम एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम 3 साल की कोई एफडी करते हैं, तो हम हम्म, एफडी करा के बैंक से घर आ जाते हैं, उस पेपर को रख देते हैं, हम उस पेपर को बार बार खोल के नहीं देखते। वैसे ही अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको कुछ टाइम दे। रोज रोज देखने से किसी का कोई फायदा नहीं होता मतलब ब्लड प्रेशर है। ही आप बढ़ेगा इससे रोज रोज देखने से। अगर आप 3 साल के लिए करा के आपने सोचा है कि मैं 5 साल के लिए इसको करा रहा हूं, तो आप एटलीस्ट उसको 2-3 साल मत देखिए, फिर आपको अच्छा रिटर्न ऑटोमेटिक दिखेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये याद रखिए, ये एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि अराउंड 15-17 साल एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े-बड़े बैंक्स के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, फंड एजेंसीज़ के साथ काम किया हुआ है, उनका एक्सपीरियंस आप यूज़ करिए। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटा-छोटा बार-बार रोज़ देखना कि मेरे पैसे कितने रह गए, मेरे पैसे कितने रह गए, ये आपको परेशानी ही करेगा। तो अगर 3 साल का है, इम्पैक्ट 3 साल का आपने इन्वेस्ट किया है या 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो एटलीस्ट उतने टाइम तक उसको चलने दें। रोज के रोज ये ऊपर नीचे जाता रहता है ये चीज, तो आपको उसके बिल्कुल अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, नहीं तो परेशान होंगे आप, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक बात और बताइए कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये कैसे जानें कि मतलब मतलब कितना रिस्क ले सकता हूँ मैं, और कितनी मेरे अंदर मतलब मैं कितने समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे? फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, अब मैं उसे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूँ, 3 साल के लिए करूँ, या 5 साल के लिए करूँ, या 10 साल के लिए करूँ, ये मैं डिसाइड कैसे करूँ? और सर, मैं
कितनी मेरी कैपेसिटी है रिस्क लेने की, किस टाइप के फंड में करूँ, ये मैं डिसाइड कैसे करूँ? जब भी हमको इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उस हम्म। इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर कोई ना कोई गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मैं, मेरी एक बेटी डॉटर है, मैं हम्म। उसके हिसाब से करूंगा कि उसके एजुकेशन के लिए करना है, उसके मैरिज के लिए करना है, और अपने रिटायरमेंट के लिए करना है। ये तीन मेन गोल होता है सबका। राइट, राइट। तो वो गोल का टेन्योर देखना है कि मेरी डॉटर फॉर एग्जांपल अभी 4 साल की होगी, तो अभी एटलीस्ट उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी कम से कम आज से 12 13 14 साल बाद, पढ़ाई के लिए भी, या एनीथिंग। पहला स्टार्टिंग पढ़ाई, राइट। मेजर जो। मेरे पास 13 14 साल है, तो मुझे ये समझ में आता है कि इतने लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इक्विटी में ही डालना चाहिए, क्योंकि मेरे अच्छा। पास टाइम होराइजन ज्यादा है। टाइम होराइजन ज्यादा होने पे इक्विटी का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर टाइम होराइजन कम है, फॉर एग्जांपल किसी की डॉटर है, वो ऑलरेडी 18 साल की या 20 साल की या 22 साल की है, उसको 2 3 साल में पैसे की जरूरत है या 2 साल में पैसे की जरूरत है, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए हम्म। डेट ही अच्छा है, इक्विटी में उसको नहीं जाना चाहिए। तो अच्छा। डिपेंडिंग ऑन द टाइम होराइजन ऑफ योर गोल व्हेन यू आर कंप्लीटिंग, उसके हिसाब से आप अपना रिस्क समझ सकते हो। और अगर मैंने डिसाइडेड ही नहीं है कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में कभी काम आ जाएंगे, मेरा कोई गोल नहीं है मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का, तो फिर क्या करूँ मैं? उस केस में क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा हमको इमरजेंसी कॉर्पस में पैसा रखना चाहिए। ओके। एटलीस्ट 1 साल का पैसा हम इमरजेंसी कॉर्पस में रखें। उसके बाद हम अपना पोर्टफोलियो डिवाइड कर सकते हैं कि भैया हमको थोड़ा पैसा, वी शुड गो फॉर इक्विटी, थोड़ा सा हमको डेट में डालना चाहिए, ऐसा मिक्स करके बना सकते हैं पोर्टफोलियो। बट ओके। वो जो भी आपका पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, वो ज्यादा बेटर आपका मिक्स कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ जो कि मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया इन्वेस्टमेंट। तो ये भी है कि बहुत लोग बाद में फील करते हैं, यार ऐसा किया होता तो बेटर रहता, उसने ऐसा किया था, मैंने ऐसा गलती कर दी। ठीक है? तो आप कुछ बेसिक कॉमन गलतियां पॉइंट आउट कर सकते हैं जो लोग कर देते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करते समय? बेसिक गलतियां जो मुझे सबसे बड़ी लगती हैं पिछले 15 17 साल के एक्सपीरियंस में, हम्म। लोगों को मार्केट जब नीचे होता है या मार्केट थोड़ा सा नीचे होता है, उस वक्त लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा। जब मार्केट एकदम पीक पे होता है या मार्केट उसके आसपास होता है, तो वो लोग उस समय सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा। जो मेरा 15 साल 17 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों को कोशिश की है समझाने की कि ये गलत तरीका है। हम्म। जब मार्केट नीचे हो तो पैसा डालना चाहिए, जब मार्केट ऊपर हो तो आपको पैसा होल्ड करना चाहिए। हम्म। तो पहली चीज तो ये। हम्म। दूसरी ये कि जब भी मार्केट नीचे हो, तो हमको बहुत हम्म। हड़बड़ी में या बहुत घबराहट में आके पैसे को निकालना नहीं चाहिए इक्विटी फंड से। मार्केट अगर नीचे गया है तो 6 महीने साल भर में वो वापस रिकवर कर जाएगा। ओके। आपका जो प्रॉफिट था वो आपको मिल जाएगा, पर हड़बड़ी में ये नहीं करना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 1,90,000 हो गया तो आई शुड एग्जिट। वो कभी हम्म। भी स्ट्रेटेजी आपको मार्केट से दूर ही रखेगी फिर आगे पूरे जीवन। आपने एक बार लॉस हम्म। बुक कर लिया तो हम्म। बेटर ये है कि आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हो, उससे आप हम्म। बात करते रहें, उससे चीजों को समझते रहें, और 6 महीने हम्म। साल भर का वेट करें, मार्केट रिकवर हो जाता है। अच्छा। ओके। ओके। और पोर्टफोलियो में जैसे हम मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करें? कई लोग मतलब मैंने सुना है एडवाइजर्स को कि पोर्टफोलियो रीबैलेंस होता है बार बार। तो मतलब इसे हमें कब जरूरत होती है कि हम पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, मतलब फंड बदलें अपना जिसमें बेसिकली इन्वेस्ट किया हमको है? क्या देखना चाहिए कि 6 महीने साल भर में, फॉर एग्जाम्पल मैंने साल भर के पहले पैसा लगाया 1 साल पहले, ओके। उस वक्त निफ्टी का लेवल क्या था या सेंसेक्स का लेवल क्या था, और हम्म। आज क्या है। हम्म। अगर फॉर एग्जाम्पल निफ्टी ने 10% रिटर्न दिया है और मेरे पोर्टफोलियो ने 11% का रिटर्न दिया है, तो हमारा पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है। हम्म। अगर निफ्टी ने -10% दिया है और हमारे पोर्टफोलियो ने -8% दिया है, तो भी हमारा पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है। हम्म। बेसिकली हमारे पोर्टफोलियो को निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा। मेजर हमको यहीं पे चेक करना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि निफ्टी -10% होगा और हमारा पोर्टफोलियो +10% होगा। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा बहुत कम केसेस में हो पा सकता है, वन अच्छा। टू ओके। परसेंट केस ही हो सकता है ऐसा।
तो जब कभी मतलब आप कह 95% रहे हैं कि 95% टाइम निफ्टी मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, या पोर्टफोलियो आपका मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो मतलब अगर हमें लगता है कि जब हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी से डाउन जा रहा है तब हमें फंड्स रीबैलेंस करने की जरूरत होती है, ये तब आप शायद कह रहे हमको एक बार देखने की जरूरत है कि हमारे किस फंड में पैसा लगे। हैं। ओके, ओके, ओके। आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो, मतलब ठीक है, फिक्शनल नेम यूज कर सकते हो जिसमें किसी ने सिप किया हो और 5 या 10 साल में मतलब तगड़ा रिटर्न पाया हो? आपके पास कुछ रियल एग्जांपल है? ये सब बातें ही जो हैं। भी जो भी फंड 93, 94, 95 में लॉन्च हुए, अगर आप उसमें 10,000 रुपए की सिप हर महीने कर रहे थे, तो आज के हम्म। दिन में 30 साल में आपने उसमें पैसा दिया 36 लाख के करीब। ओके। और करंट वैल्यू उसकी आई थिंक 35-36 करोड़ के आसपास होगी। क्या बात कर रहे हो? 35-36 करोड़ 36 लाख से? जी। मतलब 100 टाइम्स आप कह रहे हो? पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसी को कहते हैं। अच्छा। जैसे और ये रियल एग्जांपल्स हैं ऐसे आप क्या? लास्ट टाइम मैंने एक फंड का एग्जांपल लिया था, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। हम्म। उस वक्त उसकी एनएवी 10 रुपए थी, 98 हम्म। में लॉन्च हुआ था। आज उसकी करंट हम्म। एनएवी अराउंड 850-900 रुपए के करीब है। अच्छा। ओके, ओके। मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि ये उन्हीं के ग्रो किए हैं जिन्होंने वो इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और पैसा निकाला नहीं है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल सी 98 के बाद आज 25-26 साल हो गया है। अगर किसी को 10 साल करेक्ट। बाद भी पैसे की जरूरत रही होगी या 15 साल बाद भी, तो उसने काफी पैसा बनाया होगा उसमें से। अच्छा, उसने भी काफ़ी बना जितना लिया होगा। लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे म्यूचुअल फंड्स में, उतना पैसा आपको बेटर बनेगा। ओके, ओके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अभी तक का शुरुआती सफर था पिछले 20-25 साल का, 30 साल का, उसमें तो लोगों ने बना लिया, अब आने वाले 20-25 साल का क्या आउटलुक कह सकते हैं आप? मतलब आप मुझे लगता जिस है मुझे लगता है अगले 20-25 साल में पिछले 20-25 साल से बेटर होना चाहिए, क्योंकि अच्छा। पहले पहले इतना फ्रेमवर्क नहीं था, इतनी बॉडीज नहीं थी जो गवर्न करती थी, रेगुलेट करती थी। तो हम्म। रेगुलेशंस बढ़े हैं, चीजें बढ़ी हैं, रिटेल इन्वेस्टर या इन्वेस्टर के फेवर में चीजें हुई हैं, तो धीरे धीरे करके रिटर्न बेटर ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। ओके, ओके। चलिए, ये तो मेरे ख्याल से बाकी आपने बाकी हम लोग भी कोई चीज बोलते हैं तो पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली बोलते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, ही ऑल्सो इवन डोंट नो, फ्यूचर नो तो वन क्या नोस, भविष्य, बट वी भविष्यवाणी तो थिंक मैं दूंगा ना। नो बेटर। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो-जो मेरे माइंड में आ रहे थे, मैंने आपसे सारे पूछ लिए हैं। और भी कुछ होगा, अगर क्वेश्चंस किसी के मन में है, कोई पूछना चाहता है, तो कमेंट्स में डाल सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे वहाँ पर जवाब देने की। वैसे जनरली ये वाली चीज़ इस तरह से जवाब दी नहीं जाती है, बट बेसिक क्वेश्चंस का हम फिर भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम आपको ये बता सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना? हम ये इस चैनल पे कभी नहीं बताते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करें या वहाँ इन्वेस्ट करें, ऐसी कोई एडवाइस हम नहीं देते हैं। हम सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है ना? जिससे कि आप अपने दिमाग से, अपनी समझ से अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें, पूरी जानकारी के साथ कर सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो गोपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए, एक बारी फिर हमारे साथ अपना कीमती समय बिताने के लिए। आई एम श्योर लोगों को, थैंक यू राहुल। जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके जाएंगे। तो देखते रहिए फ़ायदे की बात। दोबारा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।